हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने के साथ साथ अंत में इसी वीडियो में देखेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव्स। तो इस वीडियो को आप गौर से देखना और भूकंप के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को लास्ट में सॉल्व करना, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हम भूकंप को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी की और हिस्ट्री हमारी श्रृंखला चली आ रही है, तो ज्योग्राफी का अगला खंड है हमारा भूकंप, ठीक है। और अगर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं हम भूकंप। तो भूकंप की हम डेफिनेशन देखें तो जनरली सामान्य सी परिभाषा है इसकी कि पृथ्वी की सतह पर जब जोरों से कंपन होता है, अनावश्यक रूप से जो कंपन होता है उसे ही हम भूकंप कहते हैं। अब हम बात करें, जैसा कि ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी की सतह के जस्ट नीचे जहाँ पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है या भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं फोकस या फिर भूकंप मूल, ठीक है। अब इसी भूकंप केंद्र के जस्ट 90 डिग्री पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस पर इसे कहते हैं हम एपिसेंटर या हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है, अधिकेंद्र। तो इस प्रकार से भूकंप के, अब हम बात करें भूकंप की, तो भूकंप का विभाजन 3 प्रकार की पेटियों में किया गया है ना। आप लोग देख पा रहे हैं। वैसे तो भूकंप एक अनावश्यक प्राकृतिक घटना है जिसको हम कहें तो कहीं भी भूकंप आ सकते हैं और कहीं भी आते भी हैं, लेकिन मुख्यतः इस भूकंप की पेटियों को या भूकंप के डिस्ट्रीब्यूशन में 3 प्रकार की पेटियों में इसको विभाजित किया गया है, जिस पर वर्षों में तमाम सारे भूकंप आते हैं। अब सबसे पहले हम भूकंप की बात करें तो सबसे बड़ी पेटी है ये रही हमारी परिप्रशांत पेटी, है ना, परिप्रशांत पेटी। यहाँ पर हम बात करें तो विश्व में 63% भूकंप इसी पेटी के जो है अंतर्गत आते हैं। परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत कितने आते हैं? 63%। आप बिल्कुल गौर से देखना इन सब चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे आपको। तो ये देख पा रहे हैं आप, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये हमारे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से परिप्रशांत पेटी यहाँ 63% भूकंप आते हैं। दूसरी पेटी की बात करें हम, ये रही दूसरी पेटी होगी हमारी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पर हम बात करें तो 21% भूकंप इस पेटी के अंतर्गत आते हैं। अब भारत आ रहा है, ये भारत इसी पेटी के अंतर्गत आता है। कौन सी पेटी? मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। और तीसरी पेटी की हम बात करें तो तीसरी पेटी हमारी ये रही, इसको कहते हैं हम अटलांटिक पेटी या मध्य अटलांटिक पेटी। इसके अंतर्गत हम कहें तो बाकी 16% भूकंप आते हैं और शेष जो भूकंप आते हैं वो छोटे मोटे इधर उधर उन छोटी मोटी पेटियां हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फिलीपींस, जापान, इन सब के अंतर्गत काफ़ी जो है अधिक तीव्रता या परिमाण की भूकंप आते हैं। तो वो कौन सी पेटी है? परिप्रशांत पेटी। जैसा कि जापान और फिलीपींस जिस देश आते हैं तो सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके या सर्वाधिक तीव्रता से भूकंप कौन सी पेटी के अंतर्गत आते हैं? परिप्रशांत पेटी के। तो जैसा कि आप सब ने हम देखा कि परिप्रशांत पेटी और भूकंप पेटी किस प्रकार से वर्णित है, किस प्रकार से वर्गीकृत है। अब हम अगली चरण में बात करें कि भूकंप कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से आते हैं। तो हम भूकंप की बात करें तो सबसे पहले वैज्ञानिक रीढ़ का जो है सिद्धांत है, कौन सा? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ठीक है। प्रत्यास्थ को बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि पुनश्चलन सिद्धांत, जो कि भूकंप की व्याख्या करता है। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक चट्टान होती है उसमें तनाव, है ना, तनाव सहने की एक क्षमता होती है। अगर उस क्षमता से अधिक उसमें तनाव मूल उत्पन्न हो रहा है तो वो चट्टान जो है टूट जाती है, और जब चट्टानें टूटकर वही टूटी हुई चट्टान वापस उसी स्थान पर आ जाती है तो वहाँ एक झटका सा महसूस होता है। तो इस हिसाब से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये है वैज्ञानिक रीढ़ का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ठीक है। अब दूसरे क्रम में बात करें तो टेक्टोनिक सिद्धांत है ना, टेक्टोनिक कारण कहे हम, या जैसा कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी। तो टेक्टोनिक कारण के अंतर्गत क्या होता है कि प्लेटें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टेक्टोनिक कारण
अब जैसा कि पता होगा कि पृथ्वी के लिथोस्फीयर में, है ना, पृथ्वी की सतह के नीचे लिथोस्फीयर में काफ़ी सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं, काफ़ी सारी प्लेटें हैं जो संचरण करती हैं, और इनके लगातार संचरण, विखंडन और घर्षण से काफ़ी सारा भूकंप आते हैं इनकी सहारे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, तीन प्रकार की प्लेटें होती हैं। जब आमने सामने ये घर्षण करती है, इसे अभिसारी सीमांत, इस सीमांत के सहारे भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। और दूसरी हम बात करें अगर तो रचनात्मक सीमांत के सहारे भी भूकंप आते हैं, और रूपांतरित फ्रेंस या फिर हम बात करें संरक्षित सीमांत, इसके सहारे भी जो घर्षण होता है तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो ये टेक्टोनिक कारण है भूकंप की उत्पत्ति में। अब अगले क्रम में हम बात करें तो भूकंपी तरंगे, यह भी महत्वपूर्ण कारण है भूकंप की उत्पत्ति में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भूकंप हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था, तो तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। नंबर पहली पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स, नंबर दूसरा सेकेंडरी वेव्स, नंबर तीसरे पे हम बात करें तो एल वेव्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पी वेव्स जो इनका वेग सबसे अधिक होता है और ये ठोस, द्रव सभी माध्यम में जो है संचरण कर सकती हैं। वही हम बात करें सेकेंडरी वेव्स की या द्वितीयक तरंगों की, तो ये केवल ठोस माध्यम में ही संचरण कर पाती हैं। और हम अगर तीसरी बात करें तो लॉन्ग पीरियड वेव्स या फिर हम बात करें सरफेस वेव्स, तो ये केवल पृथ्वी के धरातल पर ही संचरण करती हैं। लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विध्वंसक या फिर खतरनाक तरंगे कौन सी होती हैं? एल वेव्स। ठीक है, तो इस प्रकार से भूकंपी तरंगों की माध्यम से भी जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो एक कारण है कुछ। अब हम दूसरे क्रम में बात करें तो एक महत्वपूर्ण कारण और है, जैसे रेडॉन गैस। तो रेडॉन गैस से भी हम पता लगाते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति, जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो रेडॉन गैस वायुमंडल में बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। जैसे हम बात करें तालाबों में या फिर सागरों में या गर्म झीलों में, तो इस प्रकार इसकी उत्पत्ति होने लगती है रेडॉन गैस की। और इसके कारण एक और अंदाज़ा लगाया जाता है कि तालाबों में मछलियाँ और छोटे मोटे जीव, कुत्ते, बिल्ली, तो ये अलग अजीबोगरीब टाइप से हरकतें करने लगती हैं। तो इस प्रकार से भी वैज्ञानिक जो है पता लगा लेते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति होने वाली है। तो ये कुछ संकल्पना है या फिर ये मान्यता है कि इनके आधार पर भूकंप की जो है भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो ऐसे कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं हमारे पास कि हम पहले से ही भूकंप का पता लगाएं कि भविष्य काल में कब भूकंप आएगा और कितनी तीव्रता का या कितने परिमाण का भूकंप होगा। ठीक है, तो ये प्रकार के कुछ कारण हैं। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि याद रखना आप लोग। अब हम अगले क्रम में बात करें तो भूकंप का मापन किस प्रकार से किया जाए। अगर हम भूकंप मापने के यंत्र की बात करें तो भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से ही भूकंप का मापन किया जाता है ना। जैसे इसके मापन को क्या कहते हैं हम? भूकंप के मापन को सिस्मोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर भूकंप की, तो इसको मापने के कौन से पैमाने हैं। अगर हम बात करें तो दो हमारे पास पैमाने हैं जिससे हम भूकंप की जो है तीव्रता या परिमाण को मापते हैं। जैसे हम बात करें कि हम सुनते हैं अक्सर कि दिल्ली में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, या नेपाल में 8 का परिमाण का या मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। तो इस प्रकार हम देखेंगे किस पैमाने के अंतर्गत कौन सी तीव्रता और कौन सी जो है परिमाण आता है और कितनी संख्या रहती है इनकी। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले तो रिएक्टर पैमाने की। ठीक है, रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल की। अब रिएक्टर स्केल के अंतर्गत इसकी संख्या रहती है, इसमें मैग्नीट्यूड को मापा जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। तो इसकी संख्या रहती है सामान्य से 0 से लेकर 9 अंक तक। ये एक गणितीय पैमाना है जिसकी जो है प्रत्येक अंक 10 गुना रहता है। ठीक है, जैसे एक का जो है अगर 2 क्रम पे बात करें अंक पे तो इसका 10 गुना अंतर रहता है। और इसमें ऊर्जा की बात करें तो प्रत्येक अंक पर 32 गुना ऊर्जा रहती है। ठीक है,
32 गुना ऊर्जा रहती है प्रत्येक अंक के अंतराल में। तो इस प्रकार देखा, सामान्यतः जो है 9 तक के अधिकतम भूकंप आते हैं, लेकिन ये एक घटती पैमाना है। अगर अधिकतम भी भूकंप है तो इसको हम आगे भी माप सकते हैं 10-11 संख्या में भी। अब हम दूसरे क्रम में बात करें तो दूसरा हमारे पास पैमाना है मर्केली स्केल, मर्केली, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक मर्केली ने दिया था। अब मर्केली स्केल के अंतर्गत जो अभी जो मॉडिफाई किया गया है, जो कि गुटेनबर्ग सहित काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने इसे मॉडिफाई किया गया है, इसको हम MM स्केल से भी जानते हैं। MM स्केल यानी मॉडिफाइड मर्केली स्केल, क्योंकि 2010 के करीब भूकंप जोनों को 4 भागों में विभाजित किया गया, माफ कीजिए 5 भागों में विभाजित किया गया था। जैसे हम बात करते हैं कि भारत के जो जोन है 5 जोन हैं, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, जैसे कहते हैं ना कि इस जोन में इतने का भूकंप आया जाए, ये शहर इस जोन के अंतर्गत है। तो ये जोन है वो 5 प्रकार से बटा हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो जोन सेकंड और जोन फर्स्ट, इन दोनों को एक ही जोन में रखा गया है, जिसे हम कहते हैं जोन सेकंड। तो इस प्रकार से जोन का विभाजन है। तो कुल मिला के अभी कितने जोन है हमारे पास? 4 जोन है, ठीक है। और मर्केली अगर इसके लिए बात करें तो इसमें अंकन होता है 1 से लेकर के 12, ठीक है, 12 अंकों का जो है इसमें परिमाण या फिर तीव्रता होती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो भूकंप के जो है पैमाने हैं, तो आप लोगों ने देखा वीडियो को। अगर हम बात करें कि समुद्रों में या फिर जलाशयों में जो भूकंप आते हैं उनसे जो है सुनामी आती है। और जैसा कि हमने देखा कि अभिसारी सीमांत या हम करें अपसारी सीमांत, रचनात्मक सीमांत के सहारे जब घर्षण होता है, जब इन प्लेटों के टकराव होता है तो ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। तो इस प्रकार ज्वालामुखी भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कारण देखे हमने वो इन सभी कारणों से भूकंप की व्याख्या हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है आप सब लोग समझ पाए होंगे इस सभी सिद्धांतों को और इसके अंतर्गत आने वाले सारे खंडों को। तो इसके बाद अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। धन्यवाद। तो रेडी हैं आप सभी इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए? उम्मीद है आपने ये वीडियो सही से देखी होगी। तो शुरू करते हैं हम पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि वैज्ञानिक रीड ने यह सिद्धांत दिया था प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का, जो कि भूकंप की व्याख्या करता है। तो नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखो वही क्वेश्चन आ गया कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? आप लोग सीधा देख पा रहे हो, आंसर ऑप्शन बी, रीड। रीड ने जो है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मैंने बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए पहले ही बताया था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो तरंगे हैं उसके माध्यम से भूकंप की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है और भूकंप विज्ञान के अंतर्गत जो कि आती हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ए, भूकंप विज्ञान, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखें और इससे पहले जो भूकंपी वो माप की जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको देखें, तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स बनने लगेंगे, ठीक है। अब अगले क्रम में देखते हैं हम कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? भूकंपी केंद्र या भूकंप मूल, है ना। तो सी आंसर हमारा हो गया सही आंसर, ठीक है। अब अगले क्रम में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है यहाँ पर, जैसे बताया कि भूकंप की सबसे पहले उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा? बी, बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्रम में देखें हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन है अधिकेंद्र या एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु होता है जो संबंधित है। जैसा मैंने बताया था कि भूकंप के जो फोकस होता है उससे जस्ट 90 डिग्री पर जहाँ भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं उसे ही हम उत्केंद्र या अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु में, ठीक है।
तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, आपके सारे क्वेश्चन बनने होंगे, उम्मीद है बन भी रहे होंगे। तो अब अगले क्रम में हम बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहते हैं? तो जैसा कि पहले ही बताया था मैंने, एपिसेंटर या फिर उत्केंद्र। ठीक है, आपका आंसर हो गया सी। अब अगला क्वेश्चन है कि माफ कीजिए, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। तो भूकंप में धरातलीय तरंग, जैसे मैंने बताया, भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, यानी धरातलीय तरंगें सरफेस वेव्स या लॉन्ग पीरियड वेव्स। तो एल तरंगें होती हैं भूकंप में धरातलीय तरंगें। तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग समझ पा रहे होंगे जो बताया जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव्स लग भी रहे होंगे आपके सभी। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वेग किसका रहता है? पी वेव्स का, है ना। पी वेव्स का सबसे ज़्यादा वेग रहता है, और जो कि तीनों माध्यमों में संचरण करती है, जबकि एस वेव्स केवल ठोस माध्यम में संचरण करती है, और सबसे जो है धीमी गति से चलती है कौन सी? एल वेव्स या लॉन्ग पीरियड वेव्स या दीर्घपृष्ठीय वेव, जो सबसे धीमी गति से चलती है और सर्वाधिक विध्वंसक जो क्षति पहुंचाती है सरफेस पर, वो कौन सी है? दीर्घपृष्ठीय तरंग, या फिर हम करें लॉन्ग पीरियड वेव्स। ठीक है, एल वेव्स। तो सी हमारा आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा क्षति कौन सी पहुंचाती है? दीर्घपृष्ठीय तरंग। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जैसे मैंने बताया था, जब भूकंप की उत्पत्ति महासागरों में होती है या तटीय सीमाओं के सहारे होती है, तो भूकंप आते हैं, भूकंप से ही सुनामी आती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया क्या? बी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब नहीं पता है तो सुनिए, 2004 में जिस प्रकार हिंद महासागर के तट पर जो सुनामी आई थी, वो काफ़ी सारी विध्वंसक रही। तो भूकंप ही रहता है सुनामी का मुख्य कारण। ठीक है, अब अगले क्रम में बात करें हम, जैसा कि मैंने आप लोगों को पेटी पढ़ाई थी कि पृथ्वी 3 प्रकार की मुख्य रूप से पेटियां हैं। तो इन पेटियों में हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है विश्व के सर्वाधिक भूकंप में निम्न से किस पेटी में आते हैं ना? सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? आप ज़रा वीडियो पे देखिए कि पर प्रशांत पेटी है, यानी सरकम पैसिफिक ओशियन में जो बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, 63%। तो पर प्रशांत पेटी या पर प्रशांत महासागरीय पेटी है, जो कि जैसा पता है आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो फिलीपींस और यूरोप के तमाम सारे देश हैं, और इनके सहारे आती है। तो हम कह सकते हैं पर प्रशांत पेटी पर 63% भूकंप आते हैं। और दूसरी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, उसमें सबसे ज़्यादा फिर दूसरे नंबर पर 21%, और उसके बाद जो अटलांटिक पेटी है उसके सहारे 16% भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पेटियाँ हैं जो मैंने बताया भी था, और उम्मीद आप सब लोग समझ भी पा रहे होंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी लग रहे होंगे आपके। अब अगले क्रम में बात करें तो तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंगें कौन सी है? देखो, जैसे मैंने बताया था कि पी वेव्स तीनों माध्यमों में गति करती है, और दूसरी एस वेव्स वो केवल ठोस माध्यम में ही संचरण करती है। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया? सेकंड वेव्स या सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगें। तो सी हमारा आंसर हो गया, एस वेव्स, जो कि ये पूछ रहा है तरंग जो तरल पदार्थ है उससे होकर नहीं गुजर पाती है। ठीक है, अब अगले क्रम में बात करें हम, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो जैसा मैंने बताया था कि भूकंप को मापने के यंत्र मापने के यंत्र को क्या कहते हैं हम? सिस्मोग्राफ, या सिस्मोग्राफी के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो पैमाने हैं, 2 पैमाने आते हैं, रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल जो कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सी आंसर हमारा सही हो गया। सी आंसर भूकंप की तीव्रता। ठीक है, सी आंसर। तो इसी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पूरे, और ये वीडियो होती है कंप्लीट। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो भी हमारे जो आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे, और उम्मीद है आप सब लोग को मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में। तो आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम अगले क्रम में बढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।